So in the first class we discussed about group trends, like going from top to bottom or going from left to right. So how the physical properties of compounds actually, of elements actually change, like their atomic radius, their ionization potential, their electron affinity, hydration energy and everything else. In the second lecture I started about the elements of group 1A, like sodium metal, how it is extracted by downcell. Then the compounds of sodium, like sodium hydroxide, how it is prepared by Kastner-Kellner cell. Then sodium carbonate or washing soda, how it is prepared by a Solvay process. So these things have been discussed so far. And today I am going to discuss about group 2A and also the MCQs of this chapter. So today will be the last lecture of chapter 3 S block elements in secondary chemistry. So we are going to start from the ores of magnesium and beryllium. जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि ग्रुप 1A, इसके हमारे पास कुछ ओर्स होते हैं, उसके नेम मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाए थे। और आज जो है वो मैं ग्रुप आपके पास जो 2A हैं उनके एलिमेंट्स के ओर के नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कुछ मैग्नीशियम के ओर्स हैं, कुछ बेरियम के ओर्स हैं जो आपको याद रखना है। तो मैग्नीशियम का एक और हमारे पास है, दैट इज़ कार्नेलाइट। मैग्नीशियम जिससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट इज़ एक्चुअली अ डबल सॉल्ट। कार्नेलाइट एक डबल सॉल्ट है, MgCl2 होता है, KCl होता है और साथ में 6H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होते हैं। दिस इज कार्नेलाइट। सेकंड इज मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट इज आल्सो द ओर ऑफ मैग्नीशियम। इट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज मैग्नेसाइट। तो IT जब आते हैं लास्ट में तो मे बी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमारा मिनरल ही होता है, ठीक है। तो मैग्नेसाइट, तो मैग्नेसाइट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट एंड मैग्नेसाइट दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मैग्नेसाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम वाइल मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। तो मैग्नेटाइट जो है वो आयरन का ओर होता है, Fe2O3 ही इसका जो है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो मैग्नेटाइट अलग है और इस तरह से मैग्नेसाइट अलग है। उसके बाद है डोलोमाइट। डोलोमाइट इज आल्सो अ डबल सॉल्ट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का डबल सॉल्ट कहलाता है डोलोमाइट। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम के 3 ओर्स हैं, कार्नेलाइट है, मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है। देन बेरियम के ओर्स हैं। बेरियम एक और एलिमेंट है 2A ग्रुप में। बेरियम के ओर्स हमारे पास 2 हैं, बेराइट और विदराइट। तो बेराइट होता है, बेरियम सल्फेट को बेराइट कहते हैं, और जो है एक विदराइट होता है दैट इज़ बेरियम कार्बोनेट, BaCO3। तो ये आपसे एज इट इज़ फार्मूले की सूरत में आस्क किया जाता है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ मैग्नेसाइट, या व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ बेराइट, या व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कार्नेलाइट। सो यू नीड टू नो अबाउट द फार्मूला, ठीक है। तो ये बस ये इतने कुछ हैं, मैग्नीशियम के ओर्स हैं और बेरियम के ओर्स हैं, वो आप रिमेंबर रखें, याद रखें, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ें। ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। कंपाउंड डिस्कस करो, एक मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले लें। मैग्नीशियम का कंपाउंड है दैट इज MgSO4। अगर डायरेक्ट MgSO4 लिखा हुआ है तो इट इज़ एक्चुअली एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट। ये एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। और एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट से मुराद देयर इज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट। और अगर ये एनहाइड्रस है तो उसका कलर क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है, ये वाइट कलर का होगा। एंड सेकेंडली यू आर क्वाइट लेट, अब तुम सामने बैठो, देखो देख कर दो। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट वाइट कलर का होगा, और उसके साथ साथ वाइट कलर का होने के साथ कैसा होगा, क्रिस्टलाइन क्या अमरफस होगा, जो कि जितने भी एनहाइड्रस होते हैं सब अमरफस होते हैं, पाउडर की तरह से होंगे, क्रिस्टल नहीं होगा।
ये एनहाइड्रस है, देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट, यू कैन नॉट सी अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट। लेकिन अगर हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर दें, इसको पानी में डालने के बाद हीट कर दें, तो सारा पानी उड़ जाएगा, कुछ पानी का मॉलिक्यूल चिपक जाएगा इसके साथ, बॉन्ड बना लेगा फिजिकल, और कितना चिपकेगा इसके साथ, 7H2O चिपक जाएगा। इन दैट केस ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट आपका ये क्रिस्टलाइन नेचर का होगा, इसी को हेप्टाहाइड्रेटेड, तो हेप्टाहाइड्रेटेड इसी को हम मैग्नीशियम सल्फेट कह सकते हैं, हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। इप्सम क्यों कहते हैं, रशिया में एक स्प्रिंग, रशियन स्प्रिंग का नाम था इप्सम, वहाँ से निकलता था, दैट्स वाई इसको इप्सम सॉल्ट कहा जाता है। अच्छा, कलर क्या होगा इसका, कलर क्या होगा इसका इप्सम सॉल्ट का, वाइट ही होगा। यह सात्विक, यू आर राइट, वाइट होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट तो है ही नहीं। बिना ट्रांजिशन एलिमेंट के कलर कभी भी नहीं आता, बिना ट्रांजिशन एलिमेंट में कंपाउंड में कलर कभी भी नहीं आता। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आएगा, और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो कोई कलर नहीं आएगा। इसमें कॉपर सल्फेट में कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, कैल्शियम सल्फेट में कोई कलर नहीं आता। तो ये तो बिल्कुल एक अज़र मिन शम्स जिसको हम कहते हैं ना, रोज़ रोशन की तरह आया एक बात है कि बिना ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड का कलर नहीं होता, कुछ भी हो जाए नहीं होता। ठीक है, चैप्टर 3 में जितने भी कंपाउंड पढ़ने वाले हैं सब वाइट हैं, यहाँ तक सारे के सारे वाइट हैं। आप देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट है, सोडियम क्लोराइड वाइट है, मैग्नीशियम सल्फेट वाइट है, ब्लीचिंग पाउडर वाइट है, कैल्शियम सल्फेट वाइट है, सारे वाइट होंगे। क्यों वाइट होंगे, चूँकि ट्रांजिशन नहीं है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और क्या वजह है, तो वो सब चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, हेप्टाहाइड्रेटेड है ना, दैट इज। अच्छा, यहाँ तो देख लेता हूँ मैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट एनहाइड्रस है ये, नॉट डीहाइड्रेटेड, ये गलत है। हेप्टाहाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला एप्सम सॉल्ट भी इसको कहा जाता है। अच्छा, एक मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास मोनोहाइड्रेटेड स्टेट में भी होता है, मोनोहाइड्रेटेड में भी होता है। मोनोहाइड्रेटेड मतलब सिर्फ H2O, 1H2O लगा होता है। अगर सिर्फ 1H2O लगा हुआ है तो फिर वो एप्सम सॉल्ट नहीं है, देन दैट्स व्हाट्स कॉल्ड केसराइट। तो केसराइट इज आल्सो अ मिनरल। केसराइट और एप्सम सॉल्ट में फ़र्क सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है कि एप्सम सॉल्ट में 7H2O लगता है, जबकि केसराइट में 1H2O लगता है। ठीक है, और सिर्फ अगर MgSO4 हुआ तो वो एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ही नहीं। बाकी केसराइट और एप्सम सॉल्ट ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हैं, एनहाइड्रस नहीं, हाइड्रेटेड है। उनमें से केसराइट मोनोहाइड्रेटेड है और एप्सम सॉल्ट हेप्टाहाइड्रेटेड है। बस इतनी बात याद रहेगी, क्लियर है ये चीज़, बस उसके अलावा और कोई डिटेल नहीं चाहिए। इसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह इसकी नहीं आस्क की जाती है, ना आपको बताएंगे ना आपसे पूछेंगे, इतना ही पूछ सकते हैं एप्टीट्यूड में, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हमारे पास जो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। थोड़ा सा इसको बस डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भी डिस्कस नहीं करना। ये जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, ये हमारे पास क्या रहेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। सेम है कि वाइट होगा, पाउडर स्टेट में होगा, वाइट ही होगा ये, और पाउडर स्टेट में भी होगा, पाउडर जैसा होगा। अब ये दो तरह से एग्जिस्ट करता है, दो तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक एग्जिस्ट करता है डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में CaSO4.2H2O, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, जिप्सम। ये हार्ड होता है, ठीक है, जिप्सम, जिससे सीमेंट वगैरह बनाते हैं। और एक ये एग्जिस्ट करता है CaSO4.12H2O की सूरत में, ये डाइहाइड्रेटेड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो ये हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को दूसरा नाम क्या जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा प्लास्टर जिसको हम कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सोना लापी जिसको दुकानों में मिलता है, हार्डवेयर की दुकान से फिलिंग करने के लिए दीवारों को, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CaSO4.12H2O। अच्छा, नॉर्मली एक चीज़ होती है कि कैल्शियम सल्फेट, अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको हीट करेंगे तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करके जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में तब्दील हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला हो सकता है, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का एक और फार्मूला हो सकता है कि CaSO4 उसके बाद
ट्वाइस लगा के H2O लगा दिया जाए, तो बोथ द फार्मूलाज आर करेक्ट। दोनों का मतलब यही है कि एक क्रिस्टल के साथ जो है वो हाफ जो है वो रेशो के लिहाज से जो है वो वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये डॉट हाफ H2O लिख दो या ओवरऑल दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, दोनों ही फॉर्मूले प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, दोनों का सेंस सेम जा रहा है, 2:1 का रेशो दोनों जगह पर शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर यही जिप्सम को हीट किया जाए 100 डिग्री तक तो फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है जो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। और इसका रिवर्स भी जा सकते हैं, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पे वाटर ऐड कर दिया जाए, पानी ऐड कर दिया जाए, तो क्या करेगा कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिसीव करके वो 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2O से और बन जाएगा जिप्सम। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही पानी ऐड किया जाता है तो कुछ ही मिनटों के बाद क्या होता है, वो हार्ड होकर सख्त सा पत्थर बन जाता है, दैट इज़ जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो हाफ H2O है, और जब वो पानी मिला के जब वो पत्थर बना देता है ना उसको, तो वो जिप्सम है, 2H2O बन जाता है वो। दैट्स वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर कास्टिंग एंड मोल्डिंग पर्पसेस, है ना। कास्टिंग करने के लिए मतलब फिलिंग्स करने के लिए किसी दीवार वगैरह को, या मोल्डिंग करने के लिए कोई सांचे में कोई चीज़ बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट के बारे में कुछ बातें क्लियर हो गई सारी बात। तो मसला है इसमें कोई क्वेश्चन? सिंपल कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम का कंपाउंड था जो चैप्टर 3 में आपके है। MD कैट के लिहाज से मैंने बता दिया कि वो ख़त्म हो गया है, मतलब जो कोर्स है चैप्टर 3 का एंड हो गया, ग्रुप ट्रेंड के साथ और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ ख़त्म हो जाता है लास्ट ईयर के सिलेबस के लिहाज से। PMC ने सिलेबस अब तक तो लॉन्च नहीं किया आज की तारीख तक। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? जो कि पहली बार इसको पेरिस से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फ्रांस का एक शहर है पेरिस, वहाँ से जैसे इप्सम सॉल्ट को इप्सम से एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो पेरिस इज़ अ प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आते हैं हम, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, दैट इज CaOCl2, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच जिससे बनाया जाता है, पाउडर है, पानी में डालने पर उसको ब्लीच बनाया जाता है उससे। CaOCl2 उसका एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला है CaOCl, इसी को मिला कर दो तो CaCl2 ही बनेगा। दोनों फार्मूले ब्लीचिंग पाउडर के हैं। एक और नाम इसका हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर के अलावा, ये कैल्शियम है, ये क्लोरो है, और ये हाइपोक्लोराइड कहलाता है, ClO माइनस साइन हाइपोक्लोराइड आयन कहलाता है, जो हाइपोक्लोरस एसिड में भी होता है। तो दैट इज कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये फार्मूला बस याद रखें। येलोइश कलर का ये पाउडर होता है, आपने देखा होगा, और क्लोरीन लाइक स्मेल इसकी होती है, क्लोरीन जैसी चुभती हुई स्मेल इसकी होती है। इसका फार्मूला जो था वो सजेस्ट किया था जो साइंटिस्ट ने, उसका नाम था प्रोफेसर ऑर्डलिंग। तो प्रोफेसर ऑर्डलिंग नाम के शख्स ने इसका फार्मूला बताया था, सजेस्ट किया था। और जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में ऐड किया जाता है तो फिर वो क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है, क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है पानी, दैट्स वाई इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग के क्या मतलब होते हैं कि इट कैन रिमूव कलर, जो चीज़ जो है वो किसी फैब्रिक में से कलर को रिमूव कर सके, फैब्रिक में से, कपड़े में से कलर को हटा सके, दैट थिंग इज कॉल्ड अ ब्लीच। ब्लीच इज समथिंग दैट कैन रिमूव कलर फ्रॉम एनी फैब्रिक, फ्रॉम एनी सरफेस। तो ये ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में डालते हैं ना तो ये क्लोरीन इजेक्ट करता है और क्लोरीन जैसी स्मेल इसकी आती है। नेसेंट, और यही नेसेंट क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉथ्स में से डाइस को रिमूव करने के लिए, डाइस को रिमूव करता है या जो कलर है वो रिमूव करता है। इट इज़ प्रिपेयर इन इंडस्ट्रीज थ्रू हेसन क्लेवर्स प्लांट, और उसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है हेसन क्लेवर्स प्लांट के ज़रिए। इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको हेसन क्लेवर्स प्लांट से बनाते हैं। फार्मूला बताया था प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने, और बनाते हैं इसको हेसन क्लेवर प्लांट से। ये हेसन क्लेवर्स का केमिकल प्लांट कुछ इस तरह से होता है, नाम है साइंटिस्ट का हेसन क्लेवर। ये आपके रिड्यूस कोर्स का पार्ट है, अगर सेंट बोर्ड के क्लास से देखा जाए तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन टेस्ट में आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कास्ट आयरन के पाइप्स होते हैं, 4 कास्ट आयरन के पाइप्स होते हैं। कास्ट आयरन क्या होता है? पिग आयरन से अच्छा होता है, राइट, और आउट आयरन से बुरा होता है। कास्ट आयरन जो है वो एक सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी वाला पिग आयरन आपके पास होता है। पिग आयरन की फर्दर रिफाइनिंग करें तो वो कास्ट आयरन बनता है, कास्ट आयरन की फर्दर रिफाइनिंग करें तो वो बनता है राउट आयरन। तो ये कास्ट आयरन का बना होता है, और इस कास्ट आयरन के 4 पाइप्स लगे होते हैं कंसेक्यूटिव एक साथ,
ऊपर से यहाँ से डाला जाता है स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ लाइम, और नीचे से यहाँ से डाला जाता है क्लोरीन। ये सॉलिड है, ये गैस है। इन बिटवीन ये क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं, और ये घूमते घूमते इस तरह से यहाँ से यहाँ गिरता है, फिर यहाँ से यहाँ गिरता है, फिर यहाँ से यहाँ गिरता है, और इन द मिड पॉइंट कहीं पर, ठीक है वो बंद करके जाइएगा उसको। और इन द मिड पॉइंट क्या होता है कि कहीं पर, इन द मिड पॉइंट क्या होता है कि कहीं पर ये रिएक्शन कर जाता है, और दोनों की रिएक्शन से जो है वो जब दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं रिएक्टेंट्स, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जो यहाँ से हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखने की बात है कि हेसन क्लेवर प्लांट से बनाते हैं इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को। 4 कास्ट आयरन के पाइप होते हैं, ऊपर से इसमें जो है हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नीचे से इंट्रोड्यूस कराते हैं क्लोरीन, और दोनों रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं। बात खत्म। अब कैसे, उसके अलावा डिटेल इसके फर्दर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ना आपको याद रखनी ना आपको बतानी। क्लियर, बात समझ में आ गई। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच किस तरह से बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कैल्शियम ऑक्सी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कैसे बनाया जाता है, कुछ लिखना। अच्छा, एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले थोड़ा सॉल्युबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, ज़रा वो समझ लें, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो है ना, उसके लिए सिंपल है ना कि वैसे तो हम समझते हैं कि हर सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट हों सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हों। हर सॉल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं होता, हर सॉल्ट पानी में हल नहीं होता। चूँकि हमने चैप्टर 6 में फर्स्ट टाइम में पढ़ा था एनाइक इक्विलिब्रियम के अंदर सॉल्ट 2 तरह के होते हैं, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट भी होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी होता है। ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे 1A ग्रुप के सॉल्ट मैंने आपको बताया था कि हाईली सॉल्युबल होते हैं, 2A ग्रुप के सॉल्ट हैं, या फिर सिल्वर और लेड के सॉल्ट होते हैं, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल स्लाइटली सॉल्युबल, तो पानी में ज़्यादा हल नहीं होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हो, हर सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। और हमने पढ़ा है बचपन में कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हो। ठीक है, कुछ आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ सॉल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो उसके लिहाज से एमसीक्यूज़ में आस्क किया जाता है कि डैश सॉल्ट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड डैश इज़ नॉट वाटर सॉल्युबल। तो इसके लिए आपको याद रखना है कुछ रूल्स। तो रूल्स में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की क्या रूल है। इसके लिए आपको 3, एक निमोनिक है, एक निमोनिक है, वो निमोनिक याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ सिल्मी। आप इसको कोई जो है वो एक एज आ मैजिक कह लो, या फिर आप उसको एज आ कोई मैजिक स्पेल कह लो, ठीक है, मंत्र कह लो, कोई तंत्र कह लो कोई, दैट इज़ सिल्मी कबाले सोपाम। ठीक है, सिल्मी कबाले सोपाम, ये लाइन याद रखनी है आपको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिल्मी कबाले सोपाम। इससे क्या होगा, आपको सॉल्युबिलिटी याद होंगे कंपाउंड्स के, क्योंकि बड़ा मिक्स हो जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है कौन सा नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट रूल्स नहीं है, बड़े पेचीदा से रूल्स हैं सॉल्युबिलिटी सॉल्ट के। तो सिल्मी कबाले सोपाम, सिल्मी कबाले सोपाम का क्या मतलब है, तो SIL सिल्मी, फिर काबाले, फिर SOPAM। सिल्मी, SI फॉर सिल्वर, L फॉर लेड, ME फॉर मर्क्यूरी, सिल्मी हो गया ये। कबाले का क्या मतलब है, तो पहले ये सिल्मी एक मैंने 3 वर्ड, फिर काबाले, का हो गया कैल्शियम, बा हो गया बेरियम, और ले से मुराद हो गया यहाँ पर लेड। उसके बाद सोपाम, SO4 हो गया सोडियम, P4 हो गया पोटेशियम यहाँ पर, और AM4 हो गया अमोनियम। दैट्स सिल्मी कबाले सोपाम। तो सिल्मी सिल्वर लेड, ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी, कबाले कैल्शियम बेरियम और लेड, और सोपाम SOPAM सोपाम, तो सोपाम सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और अमोनियम। ठीक है, हाँ लेड 2 बार है। अब इससे क्या पता लगता है, सिल्मी कबाले सोपाम, ठीक है, सर हमें याद हो गया, ये मंत्र भी याद हो गया, उसके मतलब क्या है, तो सिल्मी ये भी याद हो गया कि ये सिलिकॉन हो गया, सॉरी सिल्वर, ये सिल्वर हो गया आपके पास सिल्वर, ये आपके पास लेड हो गया, ये आपके पास मरकरी हो गया, ये आपके पास कैल्शियम हो गया, ये आपके पास बेरियम हो गया, ये आपके पास लेड हो गया, ये आपके पास सोडियम हो गया, ये आपके पास पोटेशियम हो गया, ये आपके पास अमोनियम हो गया। सिल्मी कबाले सोपाम। अब इस सिल्मी कबाले सोपाम से हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि देखें, हम यहाँ पर देखते हैं कौन से सॉल्ट सॉल्युबल और कौन से इनसॉल्युबल हैं। तो पहली बात, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तमाम नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। दुनिया का कोई भी नाइट्रेट आप उठा लोगे ना, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो सारे के सारे पानी में हल हो जाते हैं। नाइट्रेट्स के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है दुनिया में, नाइट्रेट सारे वाटर सॉल्युबल हैं दुनिया में जितने भी हैं, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल, इससे एक रूल तो ये हो गया यहाँ पर, सारे नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होता है। कोई भी नाइट्रेट आपको उठा के दे देना, पूरे प्रोएक्टेबल के किसी भी एलिमेंट्स उठा के, फलाना नाइट्रेट बताओ सॉल्युबल है कि नहीं, तो वो फलाना नाइट्रेट सॉल्युबल ही होगा, और फलाना में कुछ भी फलाना हो सकता है। ठीक है, उसके लिए याद नहीं करोगे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, फलाना नाइट्रेट, वो सब कोई भी हो सकता है। क्लोराइड्स की बात करते हैं, क्लोराइड वाले जितने सॉल्ट होते हैं
उसमें याद रखिएगा सारे सॉल्युबल होते हैं सवाई सिल्मी के। सिल्मी के अलावा सारे सॉल्युबल होते हैं। अब सिल्मी से मुराद क्या? सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरी। सिल्मी के क्लोराइड्स के अलावा बाकी सारे क्लोराइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, इनके जो क्लोराइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड जो है हमारा इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद अब सल्फेट्स की बात कर लो। सल्फेट में सारे सल्फेट पानी में हल होते हैं सवाई कबाले। कबाले के अलावा सारे हल हो जाते हैं पानी में। अब कबाले से क्या मुराद है? कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये पानी में कभी नहीं होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 आपने देखा है कि ना, लाइक जो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट पानी में कभी हल नहीं होता, वो घुलता नहीं है पानी में, वो मिक्स सस्पेंशन सा बन जाता है, फिर वो हल नहीं होगा, फिर वो पानी के एब्जॉर्ब करके सख्त होकर पत्थर बन जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है। बेरियम जो है वो सारे सल्फेट जो है वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल जो आपके पास सल्फेट है, ये सल्फेट होगा, सॉरी, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट, ये आपके सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। थर्ड, उसके बाद अब कबाले के बाद सोपाम से क्या मतलब है? यहाँ पर बना रहा हूँ कार्बोनेट्स सारे इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर सवाए सोपाम जो है ना, बस उस वाटर में सॉल्युबल होता है। सोपाम से मुराद सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम का कार्बोनेट और अमोनियम का कार्बोनेट, ये आपके वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को फिर से मैं बता दूं क्या ट्रिक है। ये सारे सॉल्ट लगभग जो आपके एक अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं सारे स्लाइड में हो जाते हैं, ठीक है। एक ट्रिक के जरिए सिल्मी, कबाले, सोपाम, तो मैं बता रहा हूँ नाइट्रेट सारे सॉल्युबल हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बात करें उसके बाद क्लोराइड्स की, तो इसके सारे सॉल्युबल हैं सवाए 3 के, वो सिल्मी। और जब हम बात करें सल्फेट्स की, तो सारे के सारे सल्फेट वाटर में जो है वो सॉल्युबल होते हैं सवाए कबाले के अलावा। नाइट्रेट, अच्छा कार्बोनेट की बात करें, सारे कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं सवाए 3 के, 3 सिर्फ सॉल्युबल होते हैं, सोपाम। क्लियर है, समझ आ रही बात? इसको इस तरह से लिख लें, याद कर लें रट्टा। अच्छा ठीक है, MCQs की तरफ आते हैं, इसके सॉल्यूशन करते हैं कुछ। तो फर्स्ट हमारे पास है कि द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेसाइट इज ABCD। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ओके, C ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सेकंड, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन। टॉप से बॉटम जाएंगे तो किस चीज़ में कमी आती है? एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में कमी आती है टॉप से बॉटम जाते हुए, ठीक है। थर्ड है लिथियम शोस डायगोनल रिलेशनशिप विथ, लिथियम का मैग्नीशियम से होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज मैग्नीशियम। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अभी तो बताया, फिर फंस गए। देख कार्बोनेट्स, देखो कार्बोनेट की बात करें ना, ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट सोपाम। 2 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। आप इस रूल्स को देखें ज़रा वहाँ पर और उसके बाद समझें कि क्या है, ठीक है। देखिए ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर सवाए सारे सल्फेट्स, सारे कार्बोनेट्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सिर्फ जो सोपाम है ना वो सॉल्युबल होता है। अब ये सोपाम में से तो नहीं है, इसका मतलब ही इनसॉल्युबल है, तो ये तो कट गया। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट्स के बारे में बताया था, ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर सवाए एक्सेप्ट कबाले, कैल्शियम, तो कैल्शियम का सल्फेट, तो ये भी कट गया मैग सल्फेट। अब ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट कबाले, तो ये कबाला में से नहीं है और ये सल्फेट भी है, तो ये ठीक हो गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम पता लगाएंगे कि वो चीज़ सॉल्युबल है कि नहीं है। द केमिकल फार्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पीटर इज, अच्छा KNO3 नहीं होता, KNO3 होता है सॉल्ट पीटर, NNO3 सोडियम नाइट्रेट कहलाता है चिली सॉल्ट पीटर, और KNO3 सिर्फ सॉल्ट पीटर होता है, और चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। KCl किस क्या बोलते हैं, सिल्वाइट। सोडियम कार्बोनेट आपका सोडा एच हो गया, और NaNO2 क्या हो गया,
Na2 क्या हो गया? क्या होगा? कॉमन नेम नहीं होगा इसका, मतलब नॉर्मल नेम तो होगा ना। यस, देखो NaN बताया था ना, -3 + 1, Na3N, NaNO2 और NaNO3। ये तो आपका चिली सॉल्टपीटर ये रहा। दिस इज सोडियम नाइट्राइड, जस्ट फोकस ऑन ID। दिस इज सोडियम नाइट्राइड IT, दिस इज सोडियम नाइट्रेट ATE। तो स्लाइटली डिफरेंस है इसके सफिक्सेस के अंदर, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड, तीनों ही नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है। तो दिस इज सोडियम नाइट्राइट ET। नाइट्राइट आयन होता है NO2-, दैट इज नाइट्राइट। NO2 NO2-, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज अ कंपाउंड। दिस इज कौन सा आइन? नाइट्राइट आइन। दिस इज नाइट्रोनियम आइन। तो ये तीनों ही NO2 हैं। दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज अ नेगेटिव आइन, दिस इज अ पॉजिटिव आइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आइन लगा हुआ नाइट्राइट। यही अगर ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बनता है तो नाइट्रोनियम बनता है ये NO2+, चैप्टर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हल्की हल्की से ना वो चेंज हो जाती है, नाम वाम सब चेंज हो जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। थोड़ी सी चेंजिंग, साइन चेंज होने से, नंबर चेंज होने से चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5th MCQ था, द केमिकल फार्मूला ऑफ चिली सॉल्टपीटर। Which element has largest ionic radius? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। लार्जेस्ट एटॉमिक आयनिक रेडियस किसका होगा? टॉप से बॉटम जाता है आयनिक रेडियस बढ़ता है, सबसे बड़ा किसका होगा? बेरियम का होगा Ba, ठीक है। MgCO3.CaCO3 को और क्या कहा जाता है? यस, सी ऑप्शन, डोलोमाइट कहा जाता है इसको। फर्स्ट स्लाइड पे बताया था आपको मैंने फॉर्मूले, और है मैग्नीशियम का। विच एलिमेंट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट? ये लास्ट टाइम भी हुआ था, है ना। मेल्टिंग पॉइंट का बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है। तो हाईएस्ट किसकी होगी? जो सबसे ऊपर होगा, लिथियम की हाईएस्ट होगी मेल्टिंग पॉइंट, Li। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है? सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, Cs, क्योंकि सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएगा। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव अप्रोक्सीमेट सेम साइज? कौन से पेयर का अप्रोक्सीमेट सेम साइज होगा? लिथियम मैग्नीशियम प्लस प्लस, लिथियम प्लस सोडियम प्लस, लिथियम प्लस कैल्शियम प्लस प्लस, लिथियम प्लस बेरियम प्लस प्लस। पहला वाला लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस प्लस, यस। लिथियम के साथ मैग्नीशियम होता है ना, यस। सो फर्स्ट पेयर का अप्रोक्सीमेट सेम साइज होगा, क्योंकि दोनों के पास शेल सेम होंगे, कि शेल दोनों के पास होगा। देखिए बाकी सब में पीरियड्स का फ़र्क है, दोनों सेम पीरियड के हैं। इसका पीरियड फ़र्क है लिथियम सोडियम का, और लिथियम कैल्शियम का, और लिथियम बेरिलियम सबका पीरियड फ़र्क है। समझ में आ रही बात? डिटेल में नहीं जा रहे मैं उसके, ठीक है। ईजी, बहुत ईजी बात है। हल्का सा भी मुश्किल होगा मैं डिटेल में घुसूंगा उसके, लेकिन नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा उसके डिटेल में, ठीक है। फिर वो अब आपने फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये सरासर आपकी गलती है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी घर पे नहीं बना रहे अपना, कि आप, तो फिर वो आपकी गलती है, फिर वो मेरी गलती नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं रिपीट नहीं करूँगा, तमाम बच्चों का टाइम जाया हुआ क्लास में। सोडियम इज़ नेवर फाउंड फ्री इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों फ्री स्टेट में सोडियम नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता फ्री स्टेट में? क्लोराइड बन के क्यों मिलता है? केमिकल रिएक्टिविटी, स्मॉल एन एक्स्ट्रा स्मॉल एटॉमिक वन ऑफ दिस, केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन की वजह से वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें कंपाउंड स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट में तो हमें कोई भी मेटल नहीं मिलता सवाए फ्री मेटल्स के। और फ्री मेटल्स कौन से होते हैं? हापा मेटल, Hg, Ag, Pt, Au, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम, बस वो है जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, नेटिव मेटल्स, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी सब कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं जो कि रिएक्टिव होता है। वैसे बता चुका था मैं ये बात, फ्री मेटल्स या नेटिव मेटल्स या नोबेल
मेटल्स, ये हापा होता है ना, हापा मेटल्स, Hg, Ag, Pt, Au, इन सब के ओर्स नहीं होते हैं, विदाउट एनी और ये आपको मिलते हैं, इन सब के ओर्स नहीं होते हैं और ये डायरेक्टली आपको मिल सकते हैं, डायरेक्टली आपको ये मिल जाते हैं ज़मीन के अंदर से मेटेलिक स्टेट में ही। चूँकि रिएक्शन नहीं करते, जब रिएक्टिव नहीं होते तो फिर अपने ओर्स की फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये 4 मेटल हैं जो आपको, जिसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दुनिया में कोई नहीं है। आप कभी भी मेटलर्जी ऑफ मरकरी, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, मेटलर्जी ऑफ प्लैटिनम, मेटलर्जी ऑफ आयरन, वो गोल्ड आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो ओर्स की सूरत में निकलता ही नहीं है ना। उसको तो कोई एक इग्नोरेंट इंसान, एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल 5वीं फेल हो, वो भी गोल्ड को निकाल सकता है आराम से। तो गोल्ड तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना सॉलिड स्टेट में, पीला मतलब स्टोन। तो उसको कोई रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करें, कार्बन रिडक्शन करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप निकालें, मिट्टी धूल झाड़ें और जाके भेज दें दुकान में। लेकिन लोहा वगैरह ऐसा नहीं, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब इसमें नहीं है। वो निकाल के वो 10 जतन करोगे तब जाकर आपके पास ये मेटल्स हासिल होंगे। मेटलर्जी जिसको हम पढ़ते हैं, है ना, चैप्टर 4 में कितनी बड़ी मेटलर्जी है एल्यूमिनियम की, इसलिए चैप्टर 5 में कॉपर की। तो बहुत टाइम लगता है तब जाकर हमें एल्यूमिनियम प्योर स्टेट में मिलता है। क्लियर? सोडियम इज यूज्ड एज, सोडियम को किस तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? मेटल जितने भी होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड एज परगेटिव? यस, माइल्ड परगेटिव के तौर पे MgSO4 को इस्तेमाल हम इसको करते हैं। एज अ माइल्ड परगेटिव इसको इस्तेमाल किया जाता है। परगेटिव से मुराद दैट इज़ लैक्सेटिव, लैक्सेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लैक्सेटिव इज़ टू ब्रेक द कॉन्स्टिपेशन, तो दैट इज़ द ट्रबल इन डाइजेस्टिव गट, तो उसके लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली फ्लैजिल वगैरह जो होता है ना, तो उसमें बड़ी तादाद में मैग्नीशियम मौजूद होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, फ्लैजिल के जो टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो परजेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत फेमस टैबलेट। नेक्स्ट है, विच सॉल्ट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी इन स्टमक? स्टमक में अगर हाइपर एसिडिटी हो जाए, मतलब तेज़ाबियत हो जाए, तो हाइपर एसिडिटी की वजह का तोड़ करने के लिए कौन से सॉल्ट को इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये एसिडिटी, बेकिंग सोडा भी उसको हम कहते हैं, ये एसिडिटी को ख़त्म करता है। नॉर्मली देखो, वैसे तो होता है कि एसिडिटी जब बॉडी में आ जाए तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटासिड इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड, एंटासिड कैसे कहते हैं? एंटी एसिडिटी जिसको हम कहते हैं, जो एंटी एसिडिक हो, जो एसिडिटी ख़त्म करे मैदे में से, स्टमक में से तेज़ाबियत का खात्मा करे। तो उसके लिए आप एक तो इस्तेमाल करते हो सिंपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक तो ये इस्तेमाल करते हैं एंटासिड के तौर पे, एंटी एसिडिक के तौर पे, तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए पेट की, मैदे की। और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल किया जाता है। उसको नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पेप्सी वगैरह, कोला, 7 अप, उसमें जो है वो बेकिंग सोडा डाल देते हैं, उसके बाद पीते हैं। ज़्यादातर इनका पेट ख़राब होता है, तो वो कहते हैं सही हो जाता है, वो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है उससे। डायरेक्ट अगर कोल्ड ड्रिंक इंसान पी ले तो और एसिडिटी बढ़ जाएगी, पहले ही एसिडिक है, उसकी एसिडिटी है, उसके बाद वो और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो फुल एसिडिक। और तो उससे क्या होता है कि हमेशा एसिडिक, जब भी एसिडिटी अगर मैदे में बढ़ जाए तो एसिडिक चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। फिर जो एसिडिक तासीर जिसकी होती है, जैसे मिल्क वगैरह, इन सबसे दूर रहना पड़ता है। लेकिन अगर यही इसी कोल्ड ड्रिंक में अगर आप बेकिंग सोडा डाल लेते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि आप उसको पी सकते हैं फॉर ट्रीटिंग द एसिडिटी, एसिडिटी स्टमक की ख़त्म करने के लिए। बस समझ में आ गया? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ये एक टोटका भी कह सकते हो जुबैदा आपा का, और जल्दी असर करने के लिए। विच सॉल्ट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड? फूड को, हाँ, यह सोडियम क्लोराइड, नमक इस्तेमाल किया जाता है फूड को बचाने के लिए, जो कि आप वो समझते हैं सॉल्ट एंड वाटर बोथ आर बेस्ट प्रिजर्वर्स। सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और शुगर दोनों के दोनों बेहतरीन प्रिजर्वर होते हैं, फूड को बचाते हैं स्पॉइल होने से, फूड स्पॉइलेज से। वजह क्या होती है बचाने की? बिकॉज दे बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स विच हेल्प्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो होते हैं किसी फूड के अंदर तो फूड को ख़राब कर देते हैं। तो नमक जब डाल देते हैं खाने में, जब नमक डाला होता है जैसे मछली वगैरह इन चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, तो ये नमक ये क्या करता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ना बाइंड कर लेता है अपने साथ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं हो पाते फिर इस वजह से। दैट्स वाई सॉल्ट और शुगर लगाने की वजह से जो है वो जो सब्सटेंस आपका है वो देर तक सही रह पाता है। मसाले वगैरह भी डिफरेंट लगा सकते हैं, इसलिए नॉर्मली फिशेस वगैरह को जब रखा जाता है डीप फ्रीज़र वगैरह में तो वो मसाले लगा कर उसको रखते हैं। डायरेक्ट नहीं रख सकते उसको, डायरेक्ट रखेंगे एक दिन में ख़राब हो जाएगी मछली, लेकिन उसमें अगर मसाले वगैरह लगा दो आप कट करके, उसके बाद वो ख़राब नहीं होता जल्दी।
उसके बाद आप उसको 1 हफ्ता रख दो तब भी सही रहेगा। तो ये वजह यही होती है कि उसमें हम यूज़ कर लेते हैं सॉल्ट वगैरह इन सब तरह की चीज़ों को। द रिएक्शन विथ वाटर विथ सोडियम एंड पोटेशियम, पानी का रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम के साथ कैसा होगा? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। सोडियम या पोटेशियम को पानी में डालेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा? क्या रिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल नहीं होता। क्या इरिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक तो बिल्कुल नहीं। एक्सोथर्मिक यकीनन होगा, हीट निकलेगी। रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक ये भी नहीं होगा। एक्सोथर्मिक तो होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, वापस सोडियम नहीं हासिल कर सकते आप जब वो NaOH बन जाएगा पानी में डालने के बाद। ठीक है, तो हीट जस्ट लिबरेट हो रही होती है, उसके अंदर कंबस्शन हो रहा होता है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रही होती है। रिएक्शन नहीं लिख रहा, आप जानते हैं क्या होता है रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। आई थिंक नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, खत्म है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, दैट इज S ब्लॉक।